बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज कुछ हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ें हैं उसको मैं लेके आया हूँ। आपको सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक है कि महाबोधि सोसाइटी बोधगया का विहार का जो आंदोलन चल रहा है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और हमारे यहाँ 12 साल से वो एक पिटीशन थी, हमारे बनते सराय सोसाइटी ने वो डाली थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं थी। उसके बाद में ठंडे बस्ते में पड़ा था, ना स्टेट ने कोई रिप्लाई दिया, ना कुछ उसके ऊपर में कुछ ये हुआ। सेकेंडली, उसके अभी एप्लीकेशंस को मूव किया गया अर्ली हियरिंग के लिए और अर्ली हियरिंग में जस्टिस वराडे साहब के तरफ में लगा था। जस्टिस वराडे के पास में लगने के बाद में उसको तुरंत लिस्ट आउट कर किया गया और उसके ऊपर में सुनवाई चालू हुई। जब सुनवाई चालू हो गई तो उसके पश्चात तुरंत उन्होंने दोनों भी जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस वसंत वराडे, ये दोनों के पीठ ने सुना और सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं 29 तारीख को ये मैटर को लिस्ट आउट कर लेंगे। कुछ सिंपल से प्रश्न थे। वो सिंपल से प्रश्न, एक सबसे पहले तो वहाँ पे इंटरवेनर की एक एप्लीकेशन लगी थी। इंटरवेनर की एप्लीकेशन तभी लगती है कि जो पिटिशनर होता है उसके साथ में उसको एनओसी लेना पड़ता है कि भाई तुम लगाओ, मेरे अलावा कुछ और भी प्रश्न है, तभी हम वो लगती है। लेकिन इंटरवेनर इसमें लगा था, वो अपने और से चिल्ला रहा था कि मैंने मुझे इंटरवेन करना है। तो रूल ऐसा है कि यदि यार इंटरवेनर को लगता है कि भाई मेरी भी पिटिशन सुनना चाहिए तो नहीं पिटिशन लगाना, तुझे किसने रोक के रखा। लेकिन दूसरे के पिटिशन के साथ में अपन चिपकने का और आवाज करने का ये होता नहीं है। तो उस वक्त जस्टिस ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को हम बाद में सुनेंगे, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले तो पिटिशनर की जो है जिसने अर्जी की है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात हम पहले सुनेंगे और विरोधी पक्ष ने क्या क्या बोला उसके बारे में हम सोचेंगे। तो विरोधी पक्ष को उन्होंने कोई फाइल नहीं किया, कोई सबमिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको कहा कि भाई आपको 25 तारीख तक का हम टाइम समय देते हैं, 25 तारीख तक का जो भी फाइलिंग करना है, जो भी एफिडेविट करना है, जो भी करना है वो तुम अपना करो और उसके बाद में 29 तारीख को हम उसको डिसीजन ले लेंगे। अभी ये सिचुएशंस में आने के बाद में 29 तारीख को तो उसका फाइनल हो गया, लेकिन हमारे यहाँ से जो शैलेश नारनवरे जो प्लीडिंग कर रहे थे, हालांकि उसने वो रिकॉर्ड पे नहीं है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको उन्होंने वो प्लीडिंग किया है दूसरे के इसमें फाइल करा के, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो मैटर है। उन्होंने कुछ सिंपल सवाल किए कि भाई सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है। वो तो स्टेट का एक्ट है। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है भाई कोई सेंट्रल एक्ट नहीं है, सेंट्रल एक्ट तो अलग से होता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई उसको नोटिस हुई क्या और वो जिंदा है क्या, अभी बनते सराय सोसाइटी जिंदा है क्या। उन्होंने कहा हाँ जिंदा है अभी भी। तो उन्होंने कहा क्योंकि वो बहुत पुराना मैटर है, इतने सालों से प्रलंबित था, 16 और इतने दिनों से होने के बाद में 2021 से वो पेंडिंग है। तो निश्चित रूप से वो काफ़ी गंभीर मैटर है। उसको 29 तारीख को निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वराडी साहब का भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है और एक काफ़ी उनको एक बुद्धिस्ट जगह पे उनको काफ़ी इंटरेस्ट है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो बात निश्चित हमारे फेवरेबल रहेगी और दीपंकर दत्ता भी बहुत ही पॉजिटिव टाइप के लोग हैं। तो उनको लगेगा कि भाई ऐसे कैसे 1949 का जो कायदा है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे जो ऑपरेटिंग लॉज थे वो सब बंद हो गए, प्रोवाइडेड हम लोगों ने क्रिमिनल लॉ इनको 1908 और ये जो भी थे उनको अपहेल्ड किए कि भाई हम उसी को कंटिन्यू करेंगे करके हुए। अदरवाइज सभी कायदे हम लोगों ने उसको रद्द हो जाते हैं और स्टेट के कानून थे वो। तो वहाँ पे हमारे महाबोधि सोसाइटी में कई सालों से ब्राह्मण लोगों का वहाँ पे वर्चस्व था। कई दुनिया के बहुत सारे एड्स आते हैं, उसका भी किस तरीका से ये करने का वगैरह वगैरह सब उन लोगों ने ये कर रहे थे। तो निश्चित रूप से वो ये हो जाएगा। एक दूसरी बात भी एक बड़ी समझने वाली बात है कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि सम्राट अशोक ने इस दुनिया में, इंडिया में इतने सारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स थे, तो उन लोगों का बहुत सारे सबूत है कि वो सब टेम्पल्स बुद्धिस्ट टेम्पल थे और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो गए हिंदू टेम्पल में कुछ लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति बड़ी खराब हो गई थी। बुद्धिस्ट पूरा कल्चर खत्म हो गया था, बुद्धिज्म खत्म हो गया था, पूरे विदेशों में फैल गए थे वो लोग। लेकिन जो जिस तरीके से यहाँ परिस्थिति थी तो इन लोगों ने कुछ जगह पे बंद कर दिया उन्होंने। तो आज ना कल ये पेंडोरा खुल जाएगा यदि यार हम लोगों ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट हुआ, वो पेंडोरा खुलने से उनको कोई लेना देना नहीं रहता। सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उन्हें नहीं मालूम, लेकिन जो भी सिचुएशन उनके सामने में रहेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो निश्चित रूप से उसका हल करेंगे कि वहाँ पे
जो 4 इधर 5 उधर 5 हर वक्त हावी होते हैं, और उसके वजह से इनका कहना है कि नहीं, वो कायदा ही रद्द करो और संपूर्ण बुद्धिस्ट लोग ही वहाँ रहेंगे। इस टाइप का वो जजमेंट है, ये ऑर्डर है जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कुछ चीज़ नहीं है। जब बुद्धिस्ट टेम्पल है, सभी मॉन्यूमेंट है, सब चीज़ें है, तो उसके बाद में फिर हिंदूज वहाँ पे क्यों आने चाहिए? क्योंकि हिंदूज टेम्पल में तो कोई बुद्धिस्ट आदमी या कोई मुस्लिम या कोई लोग तो नहीं आते ना। तो निश्चित रूप से वो सब पूरा का पूरा ये जो है पूरा वो हमारे ऊपर में हमारे फेवरेबल आने की संभावना दिख रही है। आज एक फिर दोबारा हमारे एक विदेशी मंत्री जयशंकर का सिंदूर के ऊपर में जो ये हुआ, उन्होंने बहुत गलत बयान किया। गलत किया या डेलिबरेट किया या क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमें जो भी हमारा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, उसको हमने पहले ही पाकिस्तान को बताए थे कि भाई हम लोग तुम्हारे ऊपर में मिलिटेंट के ऊपर में नहीं करेंगे, हम लोग जितने भी टेररिस्ट के जो पॉइंट्स हैं उन लोगों के ऊपर में हम अटैक करेंगे करके, आप हमको हमारे पे अटैक मत करो, या ऐसा कुछ तो भी था उनका डील। लेकिन वो सब का सब खत्म हो गया। हमारे 21 लोग उसमें मारे गए है वार में। यही नहीं तो हमारे बहुत सारे एयरक्राफ्ट उसमें सब खत्म हो गए। कुछ तो एयरक्राफ्ट हवा के अंदर में ही वैसे वैसे खत्म हो गए, जो राफेल से रिलेटेड है, राफेल के है राफेल। तो हमें बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो गया। पाकिस्तान उधर जश्न मना रहा है, और फिर उन्होंने ये इस तरीका से जयशंकर जी का विदेश मंत्री का जिस तरीका से ये फिर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा, उससे पूरी देश में बड़ा दुखी हो गए। काफी लोगों को ऐसा लगा कि ये कौन सा वार होता है भाई, दुश्मन को बोलने का कि नहीं नहीं तेरे को मैं लेफ्ट साइड में मारूंगा, राइट साइड से तुम कुछ मत करना। अरे ये क्या तमाशा है कि क्या है? ये वार खेल रहे हैं लोग कि वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं तुम मेरे को हराओ, या पाकिस्तान के क्रिकेट की मैच है क्या? तुम कुछ भी मत बॉल खेलना, हम ऐसे ही करेंगे। इस टाइप का बचपना वो जवाब रहा। सभी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, सभी लोगों ने, इवन राहुल गांधी के ट्विटर में उन्होंने कहा कि भाई ये तुमको बताया किसने कहा ऐसा बोलने का? उससे आज हमारे इतने सारे लोग, आर्मी के लोग मर गए उसमें, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? 21 लोगों को हमने गंवाया। तुम यदि जब पहले ही पाकिस्तान को तुम ये बताओगे कि भाई हम वार कर रहे हैं, हम वार कर रहे हैं, मुझे क्या डांस करने जा रहे हैं क्या वहाँ पे? इस तरीका से भाषा का इस्तेमाल, और जिस तरीका से वो जयशंकर का जो वक्तव्य था वो बहुत ही निंदाजनक था। सभी चैनल पे वो उसी को बार बार ये कह रहे हैं। दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात थी कि वहाँ पे राहुल गांधी ने तो स्पष्ट पूछा कि आपने किसके कहने से ये स्टेटमेंट किया, और जिसके वजह से इतने सारे लोग मर गए, उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? काफी बड़ा ट्विटर हुआ, और हमारे कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, उसके हमें जानकारी दो। अभी इन लोगों को जो भी हो गया, इनको लगता था कि बीजेपी को कि हम लोग उसका श्रेय लेंगे करके, उन्होंने कुछ लोगों को जो पॉलिटिक्स खेलना चालू कर दिया। पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि सभी पार्टीज के लोगों को उन्होंने बोला कि तुम अपने 2-2, 3-3 लोगों के नाम भेजो। कांग्रेस ने 5 लोगों के नाम भेजे, जिसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। अभी इन लोगों ने जो भी पार्टी से आए हुए नाम के ऊपर में उनको एक तो प्रेजेंट करना है, उसको रिजेक्ट करना था खुद भी। लेकिन जो पार्टी के साथ में गद्दारी कर रहा है, जो पार्टी के साथ में हर वक्त इंटरनल कुछ लफड़ा कर रहा है, उसका नाम लेके उसको उसका हेड बनाया। कितना शर्म लायक। और करेगी क्या कमेटी? हर देश में जाके घूमेंगी कि भाई हम लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। अभी कौन पूछ रहा तुम्हें? अभी जो हो गया ऑपरेशन सिंदूर तो गया, वो बर्बाद हो गए तुम लोग, तुम्हारे पूरा का पूरा मनोबल खत्म हो गया। उठपटांग बकवास चालू कर दिए। एमपी में तो अभी तुमने सुना वो कि वाइस सीएम उसने क्या बकवास किया कि पूरे की पूरी सेना मोदी के नतमस्तक है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? तो ये सब सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि देश में इन लोगों को देश नहीं चलाना आता। ये आरएसएस ने कभी ऐसे नहीं किया। आरएसएस ने सिर्फ पीछे में रह के उंगली करने का काम किया है, तो बराबर नहीं है। देश चलाना और ऐसे पीछे रह के सलाह देना, ये बहुत अलग अलग बात है। तो ये इसके ऊपर में देश बड़ा दुखी है, और निश्चित रूप से हमें लगता है कि ये सब सिचुएशंस को बहुत बेकार तरीके से इस गवर्नमेंट ने हैंडल किया, जिसके वजह से संपूर्ण जगह पे हम लोगों को बहुत दुखी होना पड़ रहा है। एक फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने और एक अपना ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा कि भाई 143 में क्या है। दुनिया को मालूम है, जिस लोगों को थोड़ा सा भी अकल होगी तो कम से कम 143 में पता ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 143 एक ऐसा कानून है कि जहां पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी कानूनी मसले में सलाह लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो ऐसे वो 143 के तहत मांग सकती है। लेकिन 143 में ये भी लिखा है कि जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सलाह दें। इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि भाई तुमने हमको बताया कि तुम 3 महीने में डिसीजन लो, 2 महीने में वो राज्यपाल में करना चाहिए वगैरह वगैरह। उसमें क्या गलत हो गया? 142 एब्सोल्यूट राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि फॉर जस्टिस, हर आदमी के ऊपर में उसका जस्टिस होना चाहिए करके एब्सोल्यूट राइट है 142। और ये कह रहे कि नहीं, वो भलता ही जोड़ रहे, मतलब पागल वागल हो गए कि क्या, मुझे नहीं समझ रहा कि इतने बड़े बड़े पोस्ट पे लोग बैठे, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इतने सारे मिनिस्टर, और वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी चीजें बता के अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड, मतलब बहुत ही घुरावना, मतलब ऐसे बेवकूफी जैसा ये हो गया। एक छोटा सा और एक मसला था, वहाँ पे बेला त्रिवेदी जो हमारी जज थी, वहाँ पे उसका फेयरवेल में सभी लोगों ने बायकॉट किया, तो जिसके वजह से काफी हमारे जस्टिस भूषण गवई भी काफी नाराज हो गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने अपने पर्सपेक्टिव से अपना काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसका फेयरवेल ये करना चाहिए, लेकिन आखिरी में जिस तरीका से उसने वहाँ पे जो रोल प्ले किया वो विजिबल था। काफी हमारे सीनियर काउंसिल जितने भी थे वहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि वो इम्पार्शियल है, ये है, सभी लोगों ने उसको, कम से कम ये इतिहास में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहला इंसिडेंस हुआ कि जिसके बारे में सभी लोगों को ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जज बगैर फेयरवेल से जा रहा है। फेयरवेल तो हुआ, वहाँ पे कपिल सिब्बल भी आए थे, और एक वाइस प्रेसिडेंट श्रीवास्तव करके मैडम थी, वो भी आई थी, निश्चित वहां से हुआ। लेकिन जिस तरीका से इन्होंने बायकॉट किया वो बराबर नहीं है करके भूषण गवई ने अपने आप को ये किया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मैटर वैसे ही खत्म हो गई। लेकिन बाकी भी जजेस को ध्यान में आया कि यहाँ पे बार काउंसिल और ये भी अपने आप में एक अलग सी पहचान देते हैं, और उनके साथ में यदि हम लोगों ने बदतमीजी से बिहेव करे तो निश्चित रूप से उनको इतना तो राइट है कि हम नहीं देंगे तुम्हें ये फेयरवेल। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए जय भीम, नमस्ते।